Session. Please be seated. Our next session is titled Log Sargoshiyon Mein Goya Hain, Kahaniyan, where we have Raja Shehzad in conversation with Mohsin Saeed. इंट्रोड्यूस करना तो एकदम में 10 मिनट 5 मिनट हमारे टाइम में खाए मैं 10 मिनट जल्दी से करिए Sure. May I please request Ladies and everyone to gentle- be seated? Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Our first speaker is Raja Shehzad, who originally hails from Karachi and has been residing in New Zealand with his family for over 2 decades. He has a master's degree from the University of Canterbury in International Law and Politics, along with the postgraduate diploma from Australian National University in Migration Law and Practice. Despite being in the legal profession, he has been writing short stories, novels, and poems for years. His first collection of Urdu stories has been published by Maktaba-e-Danial under the title of Log Sargoshiyon Mein Goya Hain, which includes around 60 short stories with 1 novella. The second speaker we have is Mohsin Saeed, who is one of the pioneers of fashion journalism in the electronic, print, and digital media in Pakistan. He has worked as a design consultant and advisor with leading designers and multi-brand stores. He is currently a member of the Outreach Committee of Karachi Biennale Trust. He is also a cultural and social commentator for various print and online publications and TV channels. Please give him a big hand. आदाब एंड गुड मॉर्निंग सबसे पहले एक छोटी सी करेक्शन आई वॉज अ मेंबर ऑफ आउटरीच कमेटी कराची बिनाले नॉट एनी लॉन्गर एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपकी तशरीफ़ आवरी का आप लोगों की उमूमन नए राइटर्स की किताबों पे उमूमन लोग नहीं जाते मगर आप लोग आज सुबह सुबह मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे बारे में तो आपको पता चल गया मुझे यहाँ होना नहीं था क्योंकि अदब का और लिखने अदब का और मेरा उतना ही ताल्लुक़ है जितना इमरान खान साहब का और पॉलिटिक्स और गवर्नेंस का मगर मजबूरन हुरी की बेवफाई उन्होंने मना कर दिया शोएब हैं उन्होंने मना कर दिया आने से तो राहिला ने कहा कि आपने किताब पढ़ी है मैंने कहा जी पढ़ी है बस आप ही कर लें तो भारी पत्थर मेरे उसमें वो पंजाबी की मिसाल है ना उसके मजाक के जो बोले वही बुआ खोले तो आप लोगों को मुझे पेशगी माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई गुस्ताखी हो जाए बदतमीज़ी हो जाए उमूमन हो जाती है सो इसलिए शुरू करते हैं शहजाद जो हैं वो पिछले 25-30 साल से लिख रहे हैं और लिख रहे थे कोने में बैठे हुए थे और वो जो अभी सोशल मीडिया की बात की थी आयशा ने वो सवाल पूछा था नाजिया ने सॉरी कि सोशल तो इन्होंने तो सोशल मीडिया से शुरू किया फेसबुक पे डालनी शुरू की अपनी कहानियाँ वहाँ से इनके दोस्त ने इनको ढूंढा और फिर हुरी की मेहरबानी सबसे पहले शुक्रिया हुरी नूरानी का
फिर शुक्रिया अमानुल हक हैं हमारे दोस्त जिन्होंने मदद की एंग्रो की तरफ से किताब के लिए, और फिर शुएब का जिनका जिक्र बाद में आएगा। ये पेशे के हिसाब से लॉयर हैं मगर बिल्कुल नहीं लगते, काला कोट पहना हुआ है भी मगर बिल्कुल नहीं लगते अपने ज़मीना में, अपने अखलाक में, कॉन्डक्ट में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इतने साल क्यों भाई, मतलब हाथी की प्रेगनेंसी भी 18 महीने की होती है या 36 महीने की, आपके तो 25 साल क्यों भाई? पोजेसिव हैं बहुत। हाँ, मेरे ख्याल में इसी वजह से कि एक दिन मुझे जो है वो बिठा के इतने सारे लोग देख रहे होंगे और आप ऐसा सवाल पूछ रहे होंगे, तो मुझे इसी चीज़ से शायद बचना था, क्योंकि अपने लिए लिखता था मैं, और जब आप अपने लिए लिख रहे होते हैं तो बहुत सारी पाबंदियाँ नहीं होती हैं। लेकिन कुछ दोस्तों ने जो है वो जो मुसलसल पढ़ते थे उनका इसरार हुआ, और उसके बाद फिर आपने भी जो है वो बहुत पस मंज़र में रहते हुए बहुत काम किया। तो शायद यही वजह थी कि शायद मुझे पब्लिश होने का बज़ाते खुद बहुत शौक था। तो अपने लिए क्यों लिखते थे, क्या वजह थी अपने लिए लिखने की? एक तो ये न्यूजीलैंड में रहते हैं पिछले 20-25 साल से, और वहाँ है बहुत अच्छा, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, बच्चे हैं, बीवी हैं, बड़े हो गए हैं, तो इतने उसमें अपने लिए क्यों लिखते थे? अपने लिए इसलिए भी कि एक तो ये कि जो भी कहानियाँ मैंने लिखी हैं बुनियादी तौर पे बहुत आलम खुशी में नहीं लिखी हैं। जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती थी या जब भी कोई वजूदी या कोई इस तरह का मसला होता था, तो मेरे लिए इजहार जो है वो ज़रूरी था, और इजहार करने का तरीका जो है, और उर्दू से मुझे इश्क है। तो न्यूजीलैंड में जिस ज़माने में हम गए थे वहाँ उर्दू ज़बान बोलने वाले बहुत ही कम थे, और किताबें मिलना तो नामुमकिन था, और इंटरनेट का भी इस तरह का दौर नहीं था कि आप ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करें। तो शुरू में हालांकि हो सकता है ये मतलब मैं पॉम्प नहीं कर रहा उस बारे में, लेकिन जब भी मुझे दिल चाहता था पढ़ने का तो मैं लिखता था। एक तो ये रीज़न था। फिर दूसरा ये था कि मुझे ये लगता नहीं था कि जो मैं लिखता हूँ वो इस काबिल है कि लोगों को पसंद आएगा, ये लोग पढ़ेंगे। शहजाद की किताबों में, कहानियों में, उनके तफसील से गुफ्तगू में आपको बाद में करेंगे, मगर और ये इस फेस्टिवल का उन्वान भी है सेपरेशन एंड बिलोंगिंग, चूँकि ये 75th ईयर है पाकिस्तान का, तो उस सिलसिले में माइग्रेशन पे बहुत ज़्यादा हमारे इस वक्त जोर है, जो पार्टीशन हुआ था। शहजाद की कहानियों में भी हमको बहुत ज़्यादा एक सेपरेशन का भी दुख मिलता है, दूरी का, हिजरत का, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली कराची से बहुत ज़्यादा है सेंस ऑफ बिलोंगिंग इनकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी का आधा हिस्सा तो कराची में गुजारा है, एजुकेशन भी यहीं की है, मगर एक बहुत ही खूबसूरत नॉस्टैल्जिया भी है कराची के बारे में, और वो दुख भी नज़र आता है। शहजाद, क्या वजह ये न्यूजीलैंड जाके एहसास हुआ कराची का, और उसमें हिजरत का, और रेफरेंसेस भी हैं पार्टीशन के आपकी कहानियों में, ये क्या वजह है इसकी? जैसे कि आग्यारी तो बहुत ज़्यादा है, जो नोवेला है आग्यारी वो बहुत ज़्यादा है, फिर एक गंगा जमनी कहानी है, गंगा जमनी जो तुम जोड़ो, उसमें भी एक लगता है नौहा है गई तहजीब का। उसी तरह एक कहानी बहुत खूबसूरत है, अगले बरस यरूशलेम, और वो पूरी जूश डायस्पोरा की जो कहानी है ना, उनकी तकलीफ़ें, क्या वजह है? मेरे ख्याल में कराची से जाना या ना जाना जो है वो मेरे लिए जिस्मानी जाना, मुकम्मल जाना तो कभी नहीं रहा था, लेकिन कराची में रहते हुए भी मुझे हमेशा यही लगा था कि कराची का जो भी दर्द है, जो ख़ास तौर पे 1985 के बाद जो शुरू हुआ था, चाहे समाजी हो, सियासी हो, इखलाकी हो, या हर लिहाज से, मुझे लगता था वो कम्युनिकेट नहीं होता है। वो अगर, क्योंकि मैं जिस ख़ानदान में पैदा हुआ वो दो बौदुल कुतबैन था। मेरे अब्बा जो है वो कोठारी पंजाबी थे मरी के, और वो ख़ानदान जो है वो ज़्यादातर आर्म्ड सर्विसेज में थे, और मेरी अम्मी जो है वो कराची की सिंधी आगा खानी इस्माइली, आगा खानी आप लोग मतलब नॉर्मली कहा जाता है। तो ये दो बहुत मुख्तलिफ दुनियाएँ थीं, और इन दुनियाओं के साथ अपनी ये मुझे खूबसूरती लगी थी, लेकिन जब मुझे बाद में जब दुनिया बरतनी शुरू की तो पता चला कि
ये आपका हैंडीकैप भी है कि आप कहीं से ऐसा बिलोंग नहीं करते। आप अगर जमात खाने जाते हैं तो वहाँ भी आप ज़रा बाहर के हैं, और अगर आप पंजाब में वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी आप बाहर के हैं। लेकिन ये चीज़ जब बड़े हुए तो मुझे लगा कि पूरे कराची का ये दर्द है, और वो दर्द बढ़ता ही गया है, और वो शायद अब आता हूँ तो लगता है कि वो दर्द अपने हद से गुजर गया है। तो वो दर्द मुझे वहाँ रहते हुए हमेशा महसूस रहा। तो मेरी जो बिलोंगिंग है वो दर्द से जुड़ती है, और बाकी जो है बैनुल सतूर आप देख सकते हैं कि क्या दर्द है, वो हर तरह का है वो। तो एक तो बात ये थी। फिर ये कि जो मेरे किरदार आपने, चूँकि वक्त बहुत कम है तो शायद एक दो बातें मैं कह दूँ जी ज़रूर। कि ज़्यादातर अक़लियतों से होंगे, और वो अक़लियतें जो हैं वो मज़हबी अक़लियतें भी हैं, नज़रियाती भी हैं, जिनसी भी हैं। और वजह यह है कि ख़ुद मैं जो हूँ वो इन तमाम मराइल से गुज़रा हूँ, तो इसलिए मुझे उसके लिए लिखना, तो क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कुछ था ही नहीं बताने के लिए, और आप कुछ बताते भी नहीं हैं, और ना आपको बताना चाहिए जो आपको नहीं पता। तख़य्युल आपको जब कहीं भी ले जाए तो वो तख़य्युल मुझे ले गया अगले बरस यरूशलेम में गंगा जमनी तहज़ीब, क्योंकि मैंने कराची में बड़ा हुआ हूँ उन लोगों में जो कि हिजरत करके आए हैं। बहुत से लोग जो है उनकी हिजरत जो है वो चार्टर्ड तैयारों में हुई थी। बहुत से जो है वो जमुना का पुल जो है पार किया था उन्होंने चलते हुए। और एक कहानी हमें याद है, आबदा हमारी एक दोस्त हुआ करती थी, इंतकाल हो गया। उनकी अम्मी जब वो महाजरत कर रहे थे तो एक बच्चे का इंतकाल, जुड़वा बच्चे थे, एक बच्चे का इंतकाल हो गया था, लेकिन चूँकि तदफीन नहीं कर सकती थी तो अब वो ट्रैवल कर रहे थे कैंप की तरफ, और उनको बताया गया था कि अगर खुदा न खास्ता हमला होता है तो आप या तो कूद जाइएगा। तो अगर जो दिल्ली को जानते हैं तो झील के उस पार गरीब लोग रहते थे, जमुना के इस पार थोड़ा मतलब, तो वहाँ जा रहे थे वो, तो हमला हुआ होगा। तो चूँकि मुर्दा, वो एक बच्चे की डेथ थी, मुर्दा बच्चा था, तो उन्होंने कहा अब दो को लेके चलना मुश्किल है, तो उनको फेंक दिया और वो चली गई आगे। और बाद में उन्हें पता चला कि भाई वो जल्दी में जिंदा बच्चे को फेंक दिया था। तो वो जो दर्द था पार्टीशन का, मेरे लिए वो एक वाक़या काफ़ी था। और फिर ये था कि क्यों भाई क्यों हुआ ये सब कुछ ना, कि ऐसा। और ये तो एक ही वाक़या है। हम जानते हैं कि दास्तान बहुत लंबी है। तो गंगा जमनी तहज़ीब से इसलिए रिश्ता बना कि उसने जो है 1000 साल रखा हुआ था हमें साथ, और अब भी जो है अगर हम साथ मिलते हैं तो हुरी से मुलाकात यहाँ आने के बाद हुई, लेकिन रब्त जो रहा, मुझे लगता है जो हमारी तहज़ीब थी वो एक बहुत शानदार कारनामा था इंसानी तारीख़ का, कि उसने एक ऐसा मखलूत माशरा बना दिया था जिसमें अगर कोई मज़हब था भी तो वो एक ज़ात थी। जिस तरह आप यूपी सीपी बिहार के जाएँ, अब भी वहाँ पे वो पूछते हैं कौन जात हो, मुसलमान। उसमें एक ऐसा नहीं था कि आप कोई एक बहुत अजीब जो है वो नज़रिया लेके जो है डंडा लेके खड़े हैं। डंडे आ गए अब, तो वो मुझे गंगा जमनी में वहीं रहना चाहता हूँ। और न्यूजीलैंड में रहते हुए मेरे लिए आसान है, क्योंकि मैं सिर्फ आँख बंद करता हूँ। सिल्वर प्लाथ ने कहा है कि मैं आँख खोलती हूँ तो एक दुनिया आबाद करती हूँ, मैं आँख बंद करती हूँ और सब कुछ शट हो जाता है। तो मैं बिल्कुल फॉलो करता हूँ उसको। मैं आँख बंद करता हूँ अलग तरीके से, और मैं फिर एक दुनिया बना लेता हूँ अपनी, जो वो दुनिया है जो कि अच्छी है, रवादारी है। फिर आँख खोलता हूँ तो वो दुनिया नज़र आती है जिसमें शायद चीज़ें, खुशबू जो है वो गायब हो रही है, तो फिर वो भी लिख देता हूँ। तो मुझे लगता है कि शायद यही है, कराची मेरी माँ है। मैं आया हूँ यहाँ पे, मुझे लगा कि अम्मा के घर आ गया हूँ वापस, और हमारी अम्मा बहुत जो है कल से बार बार कह रहे हैं कि बीच लग्जरी में आके लगता है मैं नानी के घर में आ गया हूँ वापस। बहुत कुछ लोग एज अ कराची लवर बहुत खुशी हुई है सुन के। मैं दरख्वास्त करूँगा शहजाद से कि आप लोगों को एक छोटा सा इक़्तिबास अपनी किसी भी कहानी से पढ़ के सुनाएं। मुझे आपने कहा था कि चुन लेना, लेकिन मैं बहुत ही डिसऑर्गेनाइज आदमी हूँ, हुरी इसकी गवाह हैं। हम भी हैं, सबको हाँ, पता है। हाँ, मगर फिर मेरी फरमाइश पे आगियारी से पढ़ दीजिए कुछ। और अगर फर्ज ये जो मैंने चुना उसमें कुछ गालियाँ आ जाती हैं तो वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो किरदार दे रहे हैं, तो आप बुरा नहीं मानिए। जिस पे एक खातून ने काफ़ी इतराज़ किया है, रिव्यू करने से इनकार कर दिया किताब को। जी मैं 2 पैराग्राफ पढ़ देता हूँ जी। ये जो कहानी है वो तहमीना बैन वलसाड़िया, जो एक हमारी पारसी हैं कराची की, लेकिन वो बहुत मुतमव्वल अमीर पारसी नहीं है, वो अंजुमन बाग जोबली में रहती हैं, जो कि मिडिल क्लास पारसी वो है। तो वहाँ का एक इक़्तिबास सामने आया है। आपको आवाज़ सही आ रही है? क्योंकि मैं जब वहाँ से सुन रहा था तो मुझे आवाज़ फटी भी आ रही थी बहुत सी। ये ठीक है? टिमी बैन और उनकी
उनकी अनबन, ये जो उन है वो जरबानो एक कैरेक्टर है उनसे। टिमी बैन और जरबानो की अनबन के पीछे दो अहम वाक़यात थे। तकसीम पाकिस्तान से पहले अंजुमन बाग की बैरूनी दीवार छोटी सी थी, इतनी छोटी कि नौउम्र बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दीवार टाप कर गेंद लेने आ जाते थे। तकसीम के बाद भी बरसों दीवार उतनी ही रही, लेकिन जब से अकबर रोड, रणछोड़ लाइन और जोबली क्लॉथ मार्केट में कारोबार और शहर की आबादी बढ़ती गई, इस दीवार का छोटापन अंजुमन के बासियों के लिए दर्द सर बनता गया। इक्का दुक्का चोरियां तो नज़रअंदाज होती जाती, लेकिन आसपास के इलाके में काम करने वाले मजदूर इस दीवार को रफ़े हाजत आब बदन के लिए इस्तेमाल करने लगे। कमेटी में ये मामला ज़ेर बहस था कि क्योंकि जली हरूफ में यहाँ पेशाब करना मना है, कोई नहीं पढ़ पाता था कि ज़्यादातर मजदूर अनपढ़ थे। अंजुमन हर हफ्ते गंगा जमादारनी और उसके मियाँ से दीवार की सफाई करवाती, लेकिन एक हफ्ते में दरियाए रावी फिर से मौजूदन होता। अभी कमेटी दीवार ऊंचा करने के मुतालिक फ़ंड्स का सोच ही रही थी कि वो वाक़या हुआ जिसने इस दीवार को रातों रात 7 फुट का कर दिया। उन दिनों टिमी की अकाउंटिंग की नई नई जॉब चल रही थी। बस में सईद मंजिल पर उतरती और हवाखोरी करते हुए 6 बजे तक घर आ जाती। उस दिन दोपहर में ही ऑफिस ख़त्म करना पड़ा कि मुल्क में दूसरा मार्शल आने की खबर आ गई। टिमी बैन ने घोड़ा गाड़ी लेकर आने में आफियत समझी और जैसे ही अंजुमन बाग के अकबी दरवाजे पर उतरी, उनकी नज़र दरमियानी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर साड़ी के ब्लाउज़ को ऊपर नीचे करते जरबानों पर पड़ी। दूसरी तरफ देखा तो एक पठान मजदूर दीवार के साए में अकड़ू बैठा, बज़ाहिर तो रफ़े आप के लिए बैठा था, लेकिन मुस्कुरा कर दरमियानी बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। ये लो, टिमी बैन ने मिनटों में 2 जमा 2 कर लिया और बग़ैर वक्त ज़ाया किए कमेटी के सामने पेश हुई। मालूम हुआ कि दीवार के साए में पठान मजदूरों की बहुतात की एक वजह जरबानों के फ्लैट की खिड़की भी थी। सब खामोश थे, लेकिन टिमी बैन ने ज़ुबान खोली और कुछ ही हफ्तों में दीवार लंबी हो गई और जरबानो बज़ाहिर टिमी बहन की दुश्मन, और फिर दूसरे वाक़ये ने तो इस दुश्मनी को क़यामत से भी आगे पहुंचा दिया। अब इसमें अगर हम देखें, इनकी कहानियों में होती हैं बहुत तकलीफ़देह कहानियाँ होती हैं, मगर एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी, वेट और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत होता है इनकी कहानियों में। और जो तबसरे होते हैं, तबसरे किरदारों के अपने बारे में, जैसे कि अभी आपने गौर किया कि दरियाए रावी किस चीज़ का नाम रखा है इन्होंने, आप सोच लें। तो इस तरह से आपकी कहानियों में वेट और मिलती, हाँ सैडेस्ट स्टोरी होगी मगर उसमें कहीं ना कहीं ह्यूमर मिल रहा होता है। क्या वजह है? हालांकि लोग, हमने उमूमन देखा है कि सैड स्टोरी है तो बिल्कुल सैड स्टोरी है। मुझे लगता है ये चूँकि अपना डिफेंस मैकेनिज़्म ही यही रहा था कि अगर दर्द बर्दाश्त करना है और नहीं करना है तो फिर आपको हंसना पड़ेगा, तो शायद ये एक वजह है। और फिर कि किरदार बहुत जीते जागते हैं, हमारी तरह ही हैं, और हम भी यही करते हैं ना कि जब एक ज़माना आया था कि कराची में, आप अगर कराची के लोग हैं तो याद होगा कि अचानक जो है वो उमर शरीफ जो कॉमेडियन थे मरहूम, उनको बहुत पसंद किया जाने लगा था। उसकी बहुत सारी वजूहत होंगी, उन पर एतराज़ात भी बहुत हुए, ज़ुबान ख़राब करने के या बदल देने के। उस वक्त कराची को हंसने की ज़रूरत थी क्योंकि बोरियों में लाशें मिलना बहुत आम बात थी। तो कभी कभी जो है वो दर्द को आपको ज़िंदा रहना है, बैलेंस करना है, तो आपको हंसना है, और किरदार अगर अपने आप पे हंसते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी बात से मुझे ख्याल है कि इनके कैरेक्टर्स जो रोल हैं वो बहुत, हम ये एक बहुत क्लीशेड बात है कहना कि जीते जागते किरदार हैं, मगर बिल्कुल मेरे जैसे, आपके जैसे, हम सब जिन लोगों को जानते हैं वैसे हैं कि ना कोई फरिश्ता है और ना कोई शैतान है, बिल्कुल मिट्टी के बने हम जैसे, जिसमें ख़ास तौर पे जैसे जरबानों का जिक्र आया, जरबानों का कैरेक्टर मुझे, आग्यारी जो इनका नोवेला है बहुत खूबसूरत है, और उसमें जरबानों का कैरेक्टर है, वो शुरू में तो आपको लगता है कि बिल्कुल ही वो हैं। दूसरे एक आपकी गंगा जमनी जो मैं दूध तोड़े पिया, उसमें जो कमला देवी का कैरेक्टर
बहू को जला देती हैं, मगर आगे वो बताइए आप शायद ये कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। वो बहू को तो जला देती हैं, मगर ये महासभाइयों का मौनात भंजन में इज्तिमा हो रहा होता है, रथ यात्रा जो फेमस थी, तो उनको अपने 3 किलोमीटर रहने वाली पुरानी पड़ोसन की बड़ी फिक्र हो रही है कि अकेली हिंदुओं में फंसी हुई है। ये हाउ डू यू क्रिएट सच कैरेक्टर्स एंड वेरी बहुत कॉम्प्लेक्स पेचीदा कैरेक्टर्स हैं। हाँ, वो कहानी है भी बहुत कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसमें जो पोस्ट मोदी, क्योंकि हमारे यहाँ तो गंगा जमनी तहजीब का नाम लेना भी शायद, और अब अगर हम कह भी रहे तो मुझे नहीं पता कि कितने लोग रिलेट करेंगे, लेकिन वहाँ तो ये चल रहा था। तो पोस्ट मोदी के बाद जो है वो चीज़ें बहुत बदली हैं। मौसम जो सवाल है आपका, मुझे ये लगता है उसका शायद मतलब एक कॉम्प्लेक्स जवाब है, बहुत कम उसमें यह है कि क्योंकि मुझे जो है ना मुतलक खैर पे यकीन है ना मुतलक शर पे, और मुझे लगता है कि ऐसा ही होता है, ना हम मुकम्मल बुरे होते हैं ना मुकम्मल अच्छे होते हैं। हालात होते हैं, वाक़यात होते हैं, और उसमें जो है वो अच्छे भी हो जाते हैं, हम बुरे भी हो जाते हैं, और ख़ुद अपने लिए भी यही होते हैं। तो शायद ऐसे ही किरदार हैं सारे, और वो झूठ नहीं बोलते। मुझे ये चीज़ जो है वो अपने मुँह से ही कहना पड़ रही है, शायद कोई और भी कहे कि किरदार सब सच्चे हैं, वो उन्होंने अपने साथ बेईमानी नहीं की। और इसकी एक वजह ये भी थी कि जब लिखे गए थे सच्चे से मुराद जिंदगी से उठाए हुए या खुद आपने तख़य्युलाती है? दोनों हैं। कुछ किरदार तो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन सच्चे इसलिए क्योंकि उनको पता था कि उन्हें इस तरह सरेआम नहीं आना है, तो उन्होंने जो थे वो बताया। और किसी को यानी जब आप शायद पब्लिश हो जाते हैं और उसके बाद तवक्कुआत होती हैं, तो आपको उस तरह लिखना पड़ता है। जब ये लिखे गए थे तो ऐसी कोई तवक्कुआत नहीं थी, तो इसलिए वो वही थे जो थे, वो वेरी प्योर हैं। अच्छा, और दूसरे मैंने किताब में गौर किया कि जो हिस्टोरिक जैसे महाभारत है या बुद्धा का वाक़या है, हम सुनते हैं तारीख़ में सब कुछ, मगर आपने उनको ह्यूमनाइज किया, जैसे महाभारत में द्रौपदी के एंगल से कि वो क्या सोचती है, या बुद्धा की कहानी में यशोधरा के एंगल से कि वो उसमें क्या बीती, उसने क्या सोचा। ये कैसे ख्याल है कि उसको ह्यूमनाइज करके और इंसान की आवाज़ बना के और आज के दौर की आवाज़ बना दिया आपने। आज के दौर की औरत भी उससे या शख्स भी उससे पूरी तरह रिलेट कर सकता है। कैसे, ये कैसे ख्याल आया? हर कहानी लिखने का एक शायद पस मंज़र होता है जो आपको उस वक्त पता ना हो तो बाद में पता चल जाता है, और ख़ासतौर पर जब आपको ये पता हो कि कोई आपसे पूछेगा। द्रौपदी, महाभारत और मेरे किरदारों में आपको हिंदुस्तान के लोग मिलेंगे। इस चीज़ को पहले मैं अलमिया समझता था, अब मैं उससे आगे हूँ। अलमिया और ट्रेजेडी से भी ज़्यादा की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इंसान को गूंगा बहरा कर देती हैं। मुझे लगा है कि हमारे जो असल किरदार थे, जो हमारे खित्ते के थे, महाभारत में सिंध ने भी हिस्सा लिया था। महाभारत में तक्षशिला ने, जो पहली यूनिवर्सिटी थी टेक्सला, उसने भी हिस्सा लिया था। तो द्रौपदी जो है वो कृष्ण, अर्जुन, गांधारी टेक्सला की थी, पिंडी पोठवार की थी, धृतराष्ट्र की जो बेगम थी, ये हमारे अपने किरदार थे। इनसे हम तो बिल्कुल ही अजनबी रहे। हिंदुस्तान में भी द्रौपदी जो है वो जिस वजह से मशहूर हुई, वो पांच पांडवों की बीवी होने की, जो कि हकीकत भी नहीं है। या फिर एक साड़ी का ऐड आता था कि जिसमें जो है वो कोई एक बहुत मॉडर्न अफसाने भी कहा जा सकता है इनको। तो हर राइटर लिखने से पहले कुछ होमवर्क तो करते हैं, कुछ बैकग्राउंड चेक, कुछ इस तरह से। आपने इतने मुख्तसर अफसानों के लिए मतलब कितना बैकग्राउंड चेक आपका हुआ होगा, या आपने कितना होमवर्क किया इसके लिए? जी, इसमें कुछ तो जिन जगहों अगर बैकग्राउंड चेक या हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात है, वो तो डेफिनेटली आपको जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल करने होते हैं, और आप या तो देखा होता है या आप उसे पढ़ते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें फिल्मबदी जो लिखी जाती हैं उसमें किरदारों मतलब बैकग्राउंड चेक तो इसी में हो सकता है कि जगहों के नाम सही हों, मोहल्लों के नाम सही हों, तारीख़ अगर आप बता रहे हैं तो उसमें आप अपनी मिलावट नहीं कर रहे हैं, तो वो दस्तावेज़ी जो उसका अगर रंग है इसमें कुछ, तो वो तो बिल्कुल चेक्ड है। आज जाने से पहले आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। 2007 में एक बहुत बड़ा गम, बहुत बड़ा दुख हम लोग को पहुंचा था कुर्रतुल ऐन साहिबा के इंतकाल का,
और उस वक्त मुझे और बड़ा दुख ये था कि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, वही पुरानी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने 2-4 कंटेम्प्रेरी राइटर्स पढ़े थे और अल्लामान अल हफीज़। और 2022 में जाके अब वो थोड़ा सुकून है कि कुछ हमारे लिए अच्छा लिखा जा रहा है। आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका भी थैंक यू। Thank you for a thought-provoking session, speakers. Our next session is Something to Tell You, done by Hanif Qureshi in conversation with Maniza Naqvi. बजाज कंपनी की शायद साड़ी थी वो, कि चूँकि द्रौपदी की साड़ी सरेआम उतारी गई थी, तो वो कहते थे कि अगर बजाज साड़ी होती तो ना उतरती, क्योंकि वो आती ही रहती है। तो आपने अपने हीरोज़ को और अपने इतनी, तो मुझे ये लगा कि मैं तो उनसे हर वक्त रिलेट कर रहा होता हूँ, द्रौपदी की ज़िंदगी और द्रौपदी का जो इश्क था वो एक जिससे था उससे शादी नहीं हो पाई, क्योंकि कृष्णा ने जो पैगंबर माने जाते हैं उन्होंने जो है वो इंटरवीन किया था। मुझे लगा कि द्रौपदी का भी एक नुक्ता नज़र होना चाहिए, तो वो लिखा। ये जो बुद्धा हैं, बुद्धा की तारीफ़ें हमने हमेशा सुनी हैं। जब वो अपनी बीवी को छोड़ के जा रहे थे तो उनकी बीवी से किसी ने नहीं पूछा कि वो कैसे रहेंगी बच्चे के साथ अकेली, मियाँ के बगैर। तो मुझे लगा कि वो क्या सोचती हैं, ज़रा उनको भी वो भी बताएं थोड़ा, कि तुम तो चले गए फ़कीरी में, हमें किसके हाल पे छोड़ के गए। तो आज तक नहीं देखा था ये। इसी तरह अच्छा उन्होंने 10 मिनट का दिया है, मैं 10 मिनट से ज़्यादा लूँगा क्योंकि हमारे 5-6 मिनट ज़्यादा खा चुके थे पहले वाले सेशन वाले, इसलिए मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। ये अब कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जैसे लहू के 2 रंग है, अगले बरस मोहे बेटा ना कीजो, हमने पढ़ी थी कुर्रतुल ऐन हैदर की, अगले बरस मोहे बिटिया ना कीजो, या एक है हादी हसन यारी दोस्ती के। इनकी कहानियों में मैंने पहले तो कहानियों में ढके छुपे अल्फाज में मर्दों की सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ा था, सुना, बहुत खुल के और मुख्तलिफ तरह के उसमें जो रोल्स में रह रहे हैं मेन सेक्सुअलिटी की बात की है। हाउ इज़ दैट, कैसे क्रिएट के लहू के 2 रंग के किरदार, या मजबूर के अजीज़ मियाँ जो थे, और ये कैसे क्यों, ये थी यही वजह थी कि कोई पढ़ नहीं रहा था तो आपने बस लिखते गए। एंड लेट्स टॉक अबाउट दोज कैरेक्टर्स, दे आर वेरी पर्टिकुलर। आप लोग अगर पढ़े तो आप कहेंगे अरे ये तो फलाना है, अरे ये तो फलाना भाई हैं, फलाना साहब हैं, बिल्कुल ऐसा है। देखिए जो आपने कहा अगले जन्म मोहे बेटा मोहे लड़का मोहे जिंदा ना कीजो, तो ये सिर्फ ये नहीं था कि अगले जन्म मोहे बेटा ना कीजो, इसमें ये मोहे लड़का मुझे जिंदा ना कीजो, इसमें शायद जिन्स की बात नहीं है, और जिन्स उस हवाले से कि मर्द या औरत, जो दर्द है, जो एब्यूज़ का दर्द होता है बचपन में, वो दर्द जो है वो शायद साझा होता है। तो हमने हमेशा ये सुना है कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजिए। तो मैंने जो ज़िंदगी में चीज़ें देखी, लोगों से मिला, मैंने ये देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बात ही नहीं कर पाती है, और वो उनकी ख्वाहिश यही होती है। एक सर्जन है, वो मैंने एक लिखा है, वो सर्जन ही बेसिकली, मतलब मैं कोई किसी किरदार की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो किरदार है जो सर्जन है, और वो 45 साल का है, और वो अभी तक जो है वो उसी मंज़र में कैद है जब वो 4 साल का था और वो एब्यूज़ हुआ था। तो वो जो है वो तो जिंदा ना कीजियो ही कहेगा ना, उसको बेटा ना कीजियो बेटिया ना कीजियो से तो कोई मामला ही नहीं है। तो मुझे अफसोस ये रहा था कि मर्दों की सेक्सुअलिटी के बारे में उर्दू अदब ने या तो बहुत नफ़रत से लिखा है, या फिर हंसते हुए लिखा है, या फिर बिल्कुल नज़रअंदाज किया। मुझे लगा कि ख़ास तौर पे मैंने नहीं लिखा, मुझे चूँकि आपने कहा ना कि हर तरफ लोग नजर आते हैं, और दर्द बहुत ज़्यादा है, तो वो है तन्हाई का, तकलीफ का, अब्यूज़ का, फंसे हुए उसमें। तो वो चूँकि हमारे आसपास सब हैं, और अगर आप बगैर कहे अगर आप अपने अंदर देखें तो आप कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि ऑल्टरनेट सेक्सुअलिटी के साथ आपके आसपास मौजूद हैं, आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन आप उनको
उतना ही नज़रअंदाज करते हैं जितना आपके किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। लिखने वाले के लिए जो ये लिबर्टी होती है कि वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता, तो शायद मैंने वो लिबर्टी ली। और फिर एक और बात अलग ना कि क्योंकि मुझे लिखना अपने लिए भी था और अब लिखना उन लोगों के लिए भी था जिनसे मैं मिला हूँ, तो बगैर यानी उसके, तो मैंने ये लिबर्टी फिर ली कि मैंने लिखा। मैं छोटे छोटे सवाल करके, क्योंकि बहुत कुछ है कवर करने को, इन दिलचस्प हाइलाइट्स पे बात कर रहा हूँ इनकी कहानियों की, इनके लिखने के अंदाज में। इनकी कहानियों में ज़मानो मकान, जोग्राफी बड़ी अहम है। और मुझे जैसे कि एक लाइव कैरेक्टर है, रोल प्ले करती है, शहर, मोहल्ले, जोग्राफी जो कि बड़ी हैरत होती है कि उसने किस, जो कि हम साइकोलॉजिकल जोग्राफी जिसको हम कहते हैं, वो कहानियों में उमूमन नहीं मिलती है हमें, मगर एक पूरा रोल है जिसमें अगेन और हैरत की बात ये कि बहुत सारी जगहों पे ये नहीं गए हैं। और आई एम श्योर माउनात भंजन, फरीदकोट, हैफा, शिराज, मगर वो तमाम नुआंसेस उस जगह की जुजियात समेत जो है मौजूद है कि आपको लगता है कि आप वहाँ बैठे हुए हैं। मंजर निगारी भी बहुत अच्छी है इनकी। तो ये कैसे कि आप गए बगैर, ढाका भी आप नहीं गए होंगे, मगर शमसी मुगीसुल्लाह को सही इश्क में आपने उनकी पूरी सेटिंग में पेंट कर दिया। कैसे आपको उस जगह के बारे में कैसे इतना? शिराज में गया हूँ, लेकिन जो बाकी जगह हैं उसमें ये कि चूँकि अपने खत्ते से जो है रिश्ता मेरा बहुत इश्क का है, और उसमें ये होता है कि आपको अपने पूरे खत्ते से जब इश्क है तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जानना हमेशा जी चाहता था। फिर ये कि न्यूजीलैंड जाके मुझे न्यूजीलैंड बहुत ही हसीन मुल्क है और हमारी प्राइम मिनिस्टर ने वैसे ही मशहूर किया हुआ है, यानी अपने उनकी वजह से। लेकिन एक और चीज़ है न्यूजीलैंड में, वो है माओरी कल्चर। और वो माओरी कल्चर जो है बेसिकली वो एक बहुत गुनगुनाता हुआ कल्चर है। वहाँ जाके मुझे पता चला कि वो माओरी मज़हब में या कल्चर में दरिया, समंदर, पहाड़ और दरख्त ज़िंदा होते हैं, मोहल्ले ज़िंदा होते हैं, आपका जो सड़क होती है वो ज़िंदा होती है, वो आप उससे बात कर सकते हैं। शायद बहुत तन्हाई होगी वहाँ पे, रीज़न ये हुआ होगा, लेकिन मुझे तो उनसे मैंने बात की है, तो शायद वो लगे बहुत ज़्यादा मिथिकल लगे, लेकिन फिर मुझे लगा ये बात तो हमारे यहाँ भी था। हमारे यहाँ दरियाओं के इतने हसीन नाम हैं, हमारे यहाँ आते आते बहुत ज़्यादा मर्दाना हो गए, लेकिन गंगा, जमुना, सरस्वती, सरजू, बाग, एक बहुत ही नर्मदा और बूढ़ी गंगा। गंगा चलते चलते जब जवानी से उसमें तृष्णा, यानी तृष्णा कितना अजीब हिला देने वाला लफ्ज़ है ना, मिर्ग नहीं है ना, ये तो सब जिंदा थे ना, तो वो जिंदा हैं तो फिर उनको कहानी में भी जिंदा ही होना चाहिए, तो शायद ये रीज़न। और जुजियात कैसे उस इलाके की ढूंढते हैं? फिर वही बात कि तख़य्युल, इंसान के तख़य्युल में बहुत ताकत है और बहुत ही अंडर स्टेटेड और अंडर यूज्ड है वो। मुझे ये लगा कि अगर हर नज़रिया, हर मज़हब नहीं, हर नज़रिया, हर फ़लसफ़ा अगर कहानी है, तो फिर ऐसी कहानी पसंद करो जो तुम्हें पसंद हो। और मुझे जो है वो मैंने तख्लीक किया फिर, और फिर कि आपको कुरतुल हैदर से ये तो सीखा है कि आप अगर I'll come to that। वो आप रखिए जी। चलिए कुछ छोटा सा आज्ञारी से पढ़ के बता दें, हमारे पास 10 मिनट हैं जल्दी से, क्योंकि और मेरे पास 2 सवाल हैं। वक्त कितना है हमारे पास? 10, वो कह रही हैं 5, मैं कह रहा हूँ 10। ओ मनीषा आ गई आप? ओके चलिए फिर रहने दें, किताब का सवाल ज़्यादा ज़रूरी है। एक यही बात है कि आपके मैंने जब किताब पढ़ी, मुझे कुरतुल ऐन हैदर की बहुत छाप नज़र आई, उनके अंदाज की, उन्हीं की तरह जुजियात में जाना, उन्हीं की तरह तबसरे, वेट, सेंस ऑफ ह्यूमर, उन्हीं की तरह पूरी मुख्तलिफ मज़ाहिब और कल्चर्स में आपकी दिलचस्पी और शदीद दिलचस्पी, और उन्हीं की तरह की खूबसूरत ज़बान उर्दू। हालांकि आपका तो उर्दू से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं, कहना चाहिए ना मादरी ज़बान ना फ़ादरी ज़बान,
ठीक है ना। और जिस तरह के माहौल में पले बड़े, वहाँ भी ऐसी खूबसूरत गुलाबी निखरी और निथरी भी उर्दू नहीं बोली जाती, जैसे पलक मुतनी बहुत दिनों बाद पढ़ने को मिला। और इसी तरह मुहावरे के एक जगह के खाला वो मौत खाएं कफन पकाएं मुझे क्या, इस तरह के मुहावरे। सो ये लाशऊरी कोशिश है, अगर शऊरी या लाशऊरी, मुझे लगता है लाशऊरी है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत बहाव ना मिलता। बहुत लोगों ने कोशिश की कुर्रतुल ऐन हैदर को कॉपी करने की, जो कि बड़े बड़े लोग नाम हैं, वो बहुत ब्लॉकी और लगता है। आपकी क्या वजह है कि इतना ज़्यादा छाप क्यों? ये तो जो पढ़ेगा उसे अंदाज़ा होता होगा। मुझे चूँकि उर्दू में कुर्रतुल ऐन हैदर के अलावा जो है, मुझे लगा कि इस खत्ते के साथ बहुत अच्छे हमारे राइटर्स हैं, लेकिन इस खत्ते के साथ उस तरह का दस्तावेज़ी इंसाफ फिक्शन में किसी ने नहीं किया जितना कुर्रतुल ऐन हैदर ने किया। तो ये चीज़ तो उनसे मुझे रूहानी तौर पे बहुत जोड़ती है। हो सकता है एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो कि कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ में नहीं मिलती, तो मुझे लगा कि मैंने लिखा हुआ हो सकता है अंदाज़ ऐसा हो। मैं खुद लिखते वक्त शऊरी तो नहीं है। अच्छा, अब चूँकि जाने से पहले हम आपसे कुछ सवालात लेंगे, मगर शुक्रिया तो अदा कर दिया था। एक शख्सियत का जिक्र करना ज़रूरी है, अगर मुआज़रत माफ़ी मांगता हूँ अगर आपको बुरा लगे तो, कि अगर वो ना होते तो आप ना होते। सही कह रहा हूँ मैं। ट्रैवल राइटर हैं शुएब, एंड रूरी भी उसको कहें, शुएब गंडापुर, उनका यकीन करें उन्होंने डिस्कवर किया, कहानियाँ जमा की, इन कवर डिज़ाइन किया है, कवर पेंट किया है, कैलीग्राफी, और इनका जो है ना, ये जो फिल्म बदी प्रूफ रीडिंग वगैरह सब, और सिलेक्शन तरतीब, और इनका वैसे जब फिल्बदी लिखते ना, मैंने पढ़ने की कोशिश की थी, 2-3 कहानियाँ पढ़ी थी रॉ में, एक्सक्लेमेशन इनकी पंक्चुएशन ऐसी है कि खुदा की पनाह, मगर वो शुएब का क्रेडिट है सब, तो हम उनका शुक्रिया तो अदा करना चाहेंगे। उनका तो आप अर्ज़ मुसन्निफ़ ज़रूर पढ़िएगा। हाँ, अर्ज़ मुसन्निफ़ भी उन्होंने, और इन्होंने तो किया है, और उन्होंने उसका दिबाचा भी लिखा है, बिल्कुल सही है। अब हमारे पास सवालों के लिए जी, आप इनको आप ऐसे ही पूछ लें, माइक लाने में तो एक सवाल तो पूछ रही हैं, हाथ उठा दिया है। वैसे मनीज़ा मेरे भी 5 मिनट खाए गए थे। हाँ अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपकी किताब आधी पढ़ चुकी हूँ और बहुत अच्छे अफसाने मुझे बहुत पसंद आए। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि